हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस यूट्यूब चैनल और इस फेस की क्लास में स्वागत है। हमने सिलेबस के बारे में आपसे बातें की थी और आज अपन चैप्टर के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहली बात तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका रिव्यू मिलता है और कोई दिक्कत आए तो लास्ट में कमेंट में उसको ज़रूर लिखें। तो बस शुरू करते हैं फिजिक्स का एक नया पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स की अपने आप में एक दुनिया है, हमारे चारों तरफ जो हमें दिखाई देती है। तो उसमें हम क्लास ट्वेल्थ की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी को अकॉर्डिंग टू चार्ज के अनुसार आवेश के अनुसार इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय, इसको बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। अब चार्ज के बारे में अपन बात करते हैं थोड़ी सी। एक तो चार्ज होता है रेस्ट में और एक चार्ज होता है मोशन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेस्ट की, जिसको बोलते हैं अपन विराम। इसको बोल सकते हैं अपन स्थिर अवस्था। जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है और एक चार्ज किस में होता है, मोशन। चार्ज इन मोशन और एक होता है अपने पास चार्ज इन रेस्ट। जब चार्ज आपका विराम अवस्था में होता है और चार्ज आपका मोशन में होता है। आवेश गतिशील। तो देखो यहाँ पर दो बातें हैं कि जब वो विराम अवस्था में होता है, रुका हुआ होता है, उस टाइम जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, इस फेज के बारे में अपन बात करेंगे, वो हमारा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट्स, जिसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या बोलेंगे बच्चों? स्थिर वैद्युतिकी बोल देते हैं, विद्युत बोल देते हैं। अब देखो यहाँ पर चार्ज आपका किस में है, मोशन में है, आवेश गतिशील है। तो इसको अपन दो भागों में पढ़ते हैं। अब चार्ज जब मोशन में है, चार्ज गतिशील, आवेश गतिशील है, तो दो तरह से बातें होती है। अब गतिशील दो तरह से होता है वो। एक तो होता है नियत वेग से गतिशील है, नियत वेग से, इसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है। और दूसरी बात आती है हमारे पास में परिवर्तित वेग। वेरिएबल वेलोसिटी। देखो अपने शुरू किया इलेक्ट्रिसिटी विद्युतीय है, ये चार्ज के ऊपर डिपेंड रहता है। चार्ज के बारे में पढ़ेंगे अपन यहाँ से। अब चार्ज को दो भागों में हमने बांटा है। एक चार्ज तो वो होता है जो आपका कैसा रहता है, विराम रहता है। दूसरा कैसा होता है, जो गतिशील होता है। जब विराम होता है तो वहाँ अपन पढ़ते हैं, जब चार्ज विराम रहेगा तो अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। आपके शुरुआत के चार चैप्टर जो हैं वो आपको विराम, आवेश के बारे में, रेस्ट, चार्ज के बारे में बताते हैं पूरा। उस पार्ट को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकंड, जब चार्ज किस में होता है, आपका मोशन में होता है, तो उसको अपने दो भागों में बांटा है। एक तो नियत वेग से चल रहा होता है चार्ज और एक चलता है परिवर्ती वेग से। तो जब नियत वेग से चार्ज चल रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो हम इसमें एक बात देखते हैं। अगर मान लो कोई चार्ज है वो 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड में 20 मीटर फिर चल रहा है पर सेकंड से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी कांस्टेंट है, अपन कह सकते हैं वेलोसिटी नियत है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0। अपन देखते हैं A = dv/dt। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन करते हैं तो हमें मान कितना प्राप्त होता है, 0। अब यहाँ की बात करते हैं परिवर्तित वेग। परिवर्तित वेग का मतलब ये होता है कि कोई भी चार्ज शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड चलेगा, हो सकता है, एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, 30 मीटर पर सेकंड चल सकता है,
25 चल सकता है, 10 भी हो सकता है ये। तो इसमें क्या है, इसका जो वेग है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वेग हर सेकंड बदल रहा है, इसका परिवर्तित हो रहा है, वेरिएबल वेलोसिटी है। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो वहाँ अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड। और जब आपका चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होता है, नियत वेग से चल रहा होता है, तब तो वहाँ अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा वैद्युतिकी, अब अपन चार्ज के बारे में पढ़ लिया है, तो सबसे पहली बात अब चार्ज कहाँ से है इसके बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका 1, 2, 3, 4 अपन यहाँ पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 और 6 का स्टडी अपन यहाँ करेंगे, और इसमें पढ़ेंगे अपन चैप्टर नंबर 7 to 10। ओके, तो अपन ने चार्ज के बारे में पता लगाना है, चार्ज कहाँ से आया, कैसे है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब अपन शुरू करते हैं अपने नेचर, प्रकृति। चार्ज के लिए पढ़ने के लिए अपन को नेचर में जाना पड़ेगा, और नेचर के पास में होती है ऊर्जा, एनर्जी। हमारी जो फिजिक्स है उसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे चारों तरफ नेचर है, हम जानते हैं इसके पास एक एनर्जी होती है, इस एनर्जी से वर्क करता है। तो अपनी फिजिक्स को नेचर के अकॉर्डिंग अपने 2 पार्ट में बांट लिया है। इसका फर्स्ट पार्ट है आपका विकिरण। पहला पार्ट कौन सा है, विकिरण। रेडिएशन। और जो दूसरा पार्ट है उसका अपने नाम दिया है यहाँ पर, मैटर बोल सकते हैं अपन, द्रव्य पदार्थ। चलो अभी थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं। मैटर, तो नेचर को देखो, ये दोनों नेचर के ही बच्चे हैं, नेचर के बारे में दोनों बताते हैं। मैटर जो है वो एक अलग फिनोमेना है, अलग मटेरियल है। रेडिएशन जो है वो अलग फिनोमेना है फिजिक्स का, अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में, मोटे फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ की बात करते हैं अपन मैटर की। सबसे पहले मैटर होता क्या है, देखो वो सारी चीज़ें जिनको अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन कि एक बॉडी है, उस बॉडी के पास में मास है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास एनर्जी है, वो फोर्स अप्लाई करती है। अब कैसे, मान लो हमारे पास बंदूक है, और बंदूक में से अपन जब गोली को दागते हैं, पिस्टन को चलाते हैं, तो क्या देखते हैं अपन वहाँ पर कि एक गोली वहाँ से निकलती है और किसी दीवार पर जाकर हिट करती है। जो गोली है उसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, मैटर, द्रव्य या पदार्थ। द्रव्यमान, संवेग, ऊर्जा। तो द्रव्य वो पदार्थ जो हमारे चारों तरफ दिखता है, ऐसे बोर्ड हो गया आपका, मार्कर हो गया, मेरी ये वॉच हो गई, XYZ कुछ भी है, तो वो हमारे पास क्या है, एक मैटर जो हमें दिखता है, महसूस होता है, इसके पास मास होता है, इसका मोमेंटम होता है, इसके पास एनर्जी होती है। ये सब क्या होते हैं, हमारे पास मैटर होते हैं। अब जब एक बंदूक से निकली गोली किसी दीवार पर हिट करती है, तो वहाँ पर क्या करती है, वो वर्क करती है। क्या करती है भाई, कार्य करती है। और उसके पास क्या है, एनर्जी है। ये दोनों एक दूसरे के रूप है, कार्य से ऊर्जा और ऊर्जा से कार्य। वर्क कन्वर्ट टू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्ट टू वर्क।
अब इधर बात कर लेते हैं विकिरण की। ये अलग अलग फिजिक्स है। मैटर में क्या होता है, पता लगा आपको, किसी बॉडी के पास में मास होता है, किसी बॉडी के पास मोमेंटम होता है, उसके पास एनर्जी होती है। यहाँ पर मास मोमेंटम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक वेव्स, ये किस फॉर्म में होती है, तरंग फॉर्म में होती है, वेव्स फॉर्म में होती है। कौन, विकिरण, ये चलती है। इसके पास क्या होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं। क्या होते हैं इसके पास में, कंपन होते हैं। जैसे हम क्या देखते हैं कि आपका मोबाइल है, मोबाइल में रिंग आती है, तो किसकी वजह से आता है, वो रेडिएशंस आती है, उससे इसमें वाइब्रेशंस होता है। सन से जो हमें लाइट मिलती है वो किस वजह से मिलती है, आपको विकिरण रेडिएशन की वजह से मिलती है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया फिजिक्स का। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, तो देखो इन्हें दोनों के पास में ही लेज़र लाइट है आपकी। लेज़र लाइट डालते हैं तो क्या होता है, जहाँ भी अपन लेज़र लाइट डालते हैं वहाँ पर क्या होता है, वो लेज़र लाइट जाती है और वर्क करती है। तो ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है। इसके पास में भी एनर्जी है, इसके पास में भी एनर्जी है, बट इसके पास में मास मोमेंटम नाम का कुछ नहीं है। इसके पास मास मोमेंटम एनर्जी होता है। अब अपन बात करते हैं इसके पास में, मैटर के पास में सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसके पास जो होता है वो होता है मास। और मैटर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, मैटर के अंदर एक फिनोमेना, इसके पास ये लगाता है फोर्स। मैटर क्या लगाता है, बल लगाता है। जैसे मान लो मेरे हाथ में मैंने एक चौक रखी, तो चौक क्या कर रही है, मेरे हाथ में फोर्स लगा रही है, नीचे बल लगा रही है, और मेरा हाथ क्या लगा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं। अब बल हमने क्या पढ़ा है, बल के बारे में अपन ने पढ़ा है बेसिकली अपन 4 तरह के बल यहाँ पर पढ़ेंगे एक बार। हालांकि आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है इनके बारे में, फिर भी अपन एक बार बात कर लेते हैं। पहला अपन लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा अपन लेते हैं विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा अपन ने पढ़ा है प्रबल नाभिकीय बल। और लास्ट वाला हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो तुरंत हाथों हाथ नोट्स बनाते चले ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और एक होता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो इसके बारे में आप लोगों को पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब देखो हमारा मेन कंसेप्ट हम यहीं पर आता है और यहीं से हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन छोड़ के आए अभी थोड़ी देर पहले। तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन जानते हैं कि अर्थ जो है दूसरी बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, और वो कैसा फोर्स लगाती है, आपका अट्रैक्शन का फोर्स लगाती है, आकर्षण। अर्थ के पास में कुछ भी छोड़ते हैं ऊपर से तो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। जैसे सन से कुछ प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसके राउंडर्स करते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब जितना बड़ा मास होता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो जितना मास को अपन इंक्रीज करेंगे फोर्स उतना ही आपको क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मास को कम करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो जितना बड़ा मास है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होता है। चलो अपन एक प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ। दूसरा अपन देखते हैं विद्युत चुम्बकीय बल क्या होता है। विद्युत चुम्बकीय बल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये कौन सा बल है, कैसे आता है। यहीं से अपन चार्ज के बारे में बात करेंगे। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है और प्रबल दुर्बल नाभिकीय जो बल होता है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है। इट्स फाउंड इन द इनसाइड द न्यूक्लियस। और ये जो होता है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। ये जो फोर्स होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। लघु परासी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी, लघु परासी बल बोलते हैं।
और ये जो हमारे दोनों जो होते हैं इनको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको बोलते हैं अपन दीर्घ पराशी। अब इसको अपन पढ़ेंगे, अपने पास चैप्टर है 12th के, उन्हें अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे आराम से। अब देखो यहाँ पर एक बात करते हैं छोटी सी, हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत खतरनाक होता है और आप भी जानते हो इसके बारे में। मेरे पास एक चौक है, इस चौक के पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं। मैं इस चौक से बोर्ड पर लिखता हूँ कुछ, तो इस चौक के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके पास में मास है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए किसका होना जरूरी है भाई? मास का, मतलब द्रव्यमान का होना बहुत जरूरी है। बिना द्रव्यमान के ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा। तो इस चौक के पार्टिकल के पास में मास है। अब जब मैंने इस चौक से इस बोर्ड पर कुछ लिखा तो चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स इससे चिपक गए, क्लिंक हो गए इसके साथ में, स्टिक हो गए इसके साथ में। अब इतनी बड़ी अर्थ इसको नीचे खींच रही है, क्या ये नीचे आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अपने पढ़ा, अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्शन फोर्स से खींचती है, लेकिन इस चौक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको वो नीचे नहीं खींच पा रही है। अपन दीवार के ऊपर बेंड करते हैं, अर्थ नीचे फोर्स लगा रही है लेकिन वो नहीं खींच पाती। तो ये कारण क्या है, ऐसा क्यों हुआ? तो इसके बारे में एक प्रक्रिया बताता हूँ आप लोगों को। देखो, प्रयोग को समझने के लिए हमने एक स्केल लिया है और ये हमारे पास छोटे छोटे पेपर पीस है। इसके पास में अब कोई चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज इसके पास नहीं है। तो अपन जब इसको इसके पास में लेकर जाते हैं तो ये इसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता है। अब अगर इसको रब किया जाए, मैं इसको बॉडी से रब कर रहा हूँ, इसके कपड़े से रब करता हूँ, तो मैं एक बात देखता हूँ यहाँ पर कि कितने चार्ज इसके पास आते हैं। देखो, ये देखो, हमने इस प्रयोग में पहले इसके पास में कोई आवेश नहीं था, फिर इसको कपड़े से रगड़ने के बाद में हम इसको पेपर पीस के पास में लेकर जाते हैं और पेपर पीस से चिपक जाते हैं। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि इस पेपर पीस को ग्रेविटेशन जो है फोर्स नीचे लग रहा है, अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है नीचे के लिए, लेकिन ये पेपर पीस नीचे नहीं जा रहे, इसे चिपके हुए हैं। ऐसे बहुत सारी फिनोमेना अपन देखते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने भी किया होगा कि अपने बालों में स्केल को रगड़ते हैं, फिर उसके पास में लेके आते हैं, उड़ जाती है। कई बार अपन चेयर पे बैठते हैं तो चेयर चार्ज होती है, तो अपन हाथ रखते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हाथ के जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में कंबल वगैरह, रजाई वगैरह ओढ़ते हैं तो वहाँ से कई बार चटकी आवाज़ आती है। तो उसमें कई बार अपन दोस्त से हाथ मिलाते हैं, फ्रेंड से हाथ मिलाते हैं, एंड से करते हैं तो उसमें भी जोर से करंट आता है, कई बार झटका लगता है। तो वो सब किसके कारण है? चार्ज के कारण है। तो हमने एक चीज़ देखी कि इस स्केल पर शुरुआत में कोई भी चार्ज नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, ये अनावश्यक था, अपन कह सकते हैं ये उदासीन था, कैसा था? ये न्यूट्रल था। लेकिन जैसे इसको रब किया तो ये चार्ज हो गया। जब कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो दूसरी वाली बॉडी को अपनी ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो अपन को पता लगा विद्युत चुंबकीय बल किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक स्ट्रॉन्ग होता है। हाउ कैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ देखो, हमने अभी बात की थी पदार्थ के बारे में, थोड़ा बहुत और पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि मैं चार्ज के बारे में और अच्छा नॉलेज हो जाए, आवेश के बारे में और अच्छा पता लग जाए। तो देखो, पदार्थ मिलके बना होता है अणुओं से, और अणु मिलके बने होते हैं परमाणुओं से। एटम मिलके बने होते हैं एटम्स। हाउ नंबर ऑफ एटम्स मेड बाय मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स आर मेड देन क्रिएट ए मैटर्स। तो जो मैटर्स जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल जो है छोटे छोटे एटम से मिलके बना होता है। तो यहाँ हम ये मान लेते हैं कि अपन पदार्थ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब अपन परमाणु के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एटम्स के बारे में अपन स्टडी करते हैं। तो एटम के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि एक एटम या परमाणु होता है, उसके सेंटर में ये नाभिक क्या होता है? नाभिक। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियस। इसमें प्रोटॉन, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसके पास कोई चार्ज नहीं होता, ये कैसा होता है? उदासीन होता है।
और ये कैसा होता है, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। अब इसके नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ये बात तो आप जानते ही हो, इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी परमाणु के पास में, किसी भी एटम के पास में उसका नेट चार्ज जो होता है वो कितना होता है, 0। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो। Q नेट, नेट आवेश, कुल आवेश कितना होता है, 0। इसको अपन समझते हैं, नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। जैसे मैंने कहा हमने यहाँ पर एक एटम बनाया है, ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन। मान लो इसके पास में P जो प्लस है वो प्लस के 10 है और जो E माइनस है वो माइनस के 10 है। तो मैं कहता हूँ इस पूरे एटम पर नेट चार्ज कितना हो गया, तो अपन कर लेते हैं +10, दोनों को ऐड कर देते हैं, अलजेब्रिक सम से बीजगणितीय योग से, -10 = 0। और ये यूनिवर्स से चलने का कारण भी यही है। कोई भी एटम पड़े पड़े चार्ज नहीं होता, रखे रखे चार्ज नहीं होता, उसको चार्ज करना पड़ता है। इसलिए आपने अभी देखा था स्केल जो थी वो एक तरह से काम होती है, हमारे एटम की तरह ही काम करती है। वो एक तरह का पदार्थ ही तो है, मैटर तो है वो। तो जब अपन ने अपने कपड़े से उसको रब किया तो क्या देखा कि वो चार्ज हो जाता है। +10 -10 ऐड किया, 0 हुआ, तो नेट चार्ज कितना हुआ, 0। थोड़ी सी अपन और बात करते हैं यहाँ पर और समझते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में। अपन ने एक एटम लिया, इस एटम के पास में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो -10 है और जो प्रोटॉन है वो +10 है। दूसरा एटम अपने लिया, इस एटम के पास में +8 है और यहाँ पर कितना है, -8। अगर यहाँ देखा जाए तो P + +10, E - -10। अभी भी इस बॉडी का नेट चार्ज 0 है भैया, और इस बॉडी का भी नेट चार्ज कितना है यहाँ पर, 0। Q नेट यहाँ भी 0 है, Q नेट यहाँ भी 0 है। अब क्या किया, इन दोनों में क्या करवाते हैं अपन, फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं, रब करवाते हैं, रगड़ते हैं। तो ये रगड़ते हैं जब ऐसे, तो क्या होता है, इनमें घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, -8। इसके पास कितने हैं, -10। प्रोटॉन +10, इसके पास प्रोटॉन +8। इसको अपने नाम दिया A, इसको नाम दिया अपन ने B। तो जब इन दोनों में टक्कर होती है, घर्षण होता है, रबिंग होती है, तब यहाँ पर ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले आता है। देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर B वाले में से एक इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, A में आ जाता है। तो यहाँ देखते हैं क्या कंडीशन होती है, +10, इसके पास कितने हो गए माइनस में, -11। इसके पास नेट चार्ज कितना आया, माइनस, कितना आया, -1। इसके पास कितने रह गए, -7, क्योंकि एक निकल चुका है। -7 + 8, आपको पता है कि इसके पास +10 और -10 क्यों है, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए, किसी परमाणु को बैलेंस करने के लिए उसके पास जितने न्यूट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, उसके पास में प्रोटॉन होते हैं। इसको देखो अब कितना रह गया, -7 + 8 +8 + -7 + 8 -7 = 1। मैं कह सकता हूँ इसको -E, इसको कह सकता हूँ मैं +E। तो यहाँ से हमारे बात एक समझ में आती है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है तो परमाणु जो है, या पर अपन कहें ये जो बॉडी है, ये जो पदार्थ है, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, ऋणावेशित। अब इसकी बात करते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो आप देखो एक चीज़ समझ लो, दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, लेकर आना, निकालना। अगर इलेक्ट्रॉन लेकर आ जाता है
तो ये हो जाता है ऋणावेशित। और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है वो कैसा हो जाता है आपका धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हमने एक काम किया, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पता लग गया। फिर कहाँ गए हम, पेपर पीस के पास में गए तो देखा एक तो उसको उठा रहा है, एक के पास में बल लगता है कौन सा, आकर्षण का, एक के पास बल कौन सा लगता है, प्रतिकर्षण का। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक आकर्षण होता है एक प्रतिकर्षण होता है। एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का और एक फोर्स लगता है रिपल्सन का। हमें कंफर्म नहीं है अभी कौन सा अट्रैक्शन लगता है कौन सा रिपल्सन लगता है, इसके बारे में अपन आपको आराम से डिटेल में बताऊंगा मैं। तो एक में लगता है आकर्षण का, एक में लगता है प्रतिकर्षण का। एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात क्लियर है हमारे। अब देखो यहाँ से हम देखते हैं, हम इन दोनों को देखते हैं, एक आकर्षण एक प्रतिकर्षण, इसको हम लेके गए, बड़े परेशान थे कि एक तो आकर्षित कर रहा है एक प्रतिकर्षित कर रहा है। तो हम किसके पास पहुंच गए, बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसके पास गए, फ्रैंकलिन के पास में। तो उसने देखा, अब देखो यहां पर ये दोनों बॉडी ऋण आवेशित धन आवेशित, ये बॉडी भी आवेशित है और ये वाली बॉडी भी आवेशित है। यहाँ पर ये वाली बॉडी इस कंडीशन में रगड़ने से पहले बॉडी कैसी थी, उदासीन थी। ये भी कैसी थी, उदासीन थी। इस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर भी कोई आवेश नहीं था, कोई आवेश नहीं था। हैव नो चार्ज, इसका मतलब ये होता है उसके पास जितने प्लस चार्ज है उतने ही माइनस चार्ज है। सेम इक्वल क्वांटिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास में गया बंदा, एक माइनस को लेकर एक प्लस को लेकर, और उनसे बोलता है सर एक तो आकर्षित करता है एक प्रतिकर्षित करता है, एक अट्रैक्शन कर रहा है एक रिपल्सन कर रहा है। तो उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचा तो उन्होंने काम किया, एक माइनस वाली बॉडी को और एक प्लस वाली बॉडी को, दोनों को, माइनस वाली बॉडी उसको अट्रैक्ट कर रही है, प्लस वाली उसको रिपल्स कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है, दोनों को साथ में लेकर आए और पेपर पीस के पास में लेके गए। क्या देखा, वो ना तो आकर्षित कर रही है और ना ही प्रतिकर्षित कर रही है। डज नॉट एनी बिहेव ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। तो हम लोगों ने वहाँ एक चीज़ सोची कि यार ये तो पहले वाली कंडीशन हो गई, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो फिर सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि दो चीज़ों को मिलाने पर, दो बॉडियों को मिलाने पर उनका नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि अगर अपन एक प्लस और एक माइनस को मिला देंगे तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं हमारे पास, एक तो होता है धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। इसको कहते हैं अपन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज, धनावेशित, एक होता है ऋणावेशित। एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। ये हमारी बातें थी, वापस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पदार्थ, अणु, परमाणु, मैटर, मॉलिक्यूल्स, एटम। फिर इसके बारे में अपन ने बात की थी पदार्थ के बारे में। एक परमाणु होता है, इसके सेंटर में नाभिक होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास में। न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, उदासीन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना होता है, 0। किसी भी एटम पर नेट चार्ज कितना होता है, 0, रगड़ने से पहले, फ्रिक्शन करवाने से पहले। फिर अपन ने वापस इसको और अच्छी तरीके से समझा। परमाणु पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस का 10 माइनस का 10 दोनों को सम किया, कितना आया बच्चा पार्टी, 0। यहाँ देखते हैं। फिर अपन ने एक धनावेशित एक बॉडी ली A, दूसरी बॉडी ली B, दोनों को एक बार देखा, चार देखे दोनों के, दोनों को रब किया, घर्षण, फ्रिक्शन करवाया। एक के पास नेगेटिव चार्ज, एक के पास कौन चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया। एक बॉडी धनावेशित एक बॉडी ऋणावेशित, दोनों को लेकर गए फ्रैंकलिन के पास में।
एक आकर्षण कर रही थी, एक प्रतिकर्षण कर रही थी, तो पता लगा हमें कि हमारे पास 2 चार्ज होते हैं। किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने। किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। तो हमें पता लग गया चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। अपन स्टार्ट करते हैं कॉज ऑफ चार्ज। आवेश का कारण, आवेश का कारण। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपने पढ़ा हुआ है बॉडी चार्ज कैसे होती है, आवेशित कैसे होती है। तो सबसे पहला किसी बॉडी को रब करते हैं या फ्रिक्शन करवाते हैं, घर्षण करवाने से, रगड़ने से आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। चार्ज आर ट्रांसफर। चार्ज किसे जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। तो वो चार्ज को अपन इंड्यूस नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उसको, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। अब कोई भी बॉडी हुई, उसको रब करेंगे, रगड़ेंगे, जैसे मान लो मैंने इसको रगड़ा है इसको, तो अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, रगड़ेंगे तो चार्ज आ जाएगा, फिर इसको रख देंगे तो चार्ज इसका वापस इसका नीचे चला जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं, चार्ज आर ट्रांसफर। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, अगर मान लो कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है, इलेक्ट्रॉन का निकालना अपन कहें रिलीज, या अपन कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी? ये बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को उसमें से निकाल दिया जाता है किसी बॉडी में से, ध्यान रखना है इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है कोई बॉडी, ग्रहण करना मतलब गेन करना, उसको ग्रहण करती है, तो क्या होता है? बॉडी कैसी हो जाएगी आपकी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी बॉडी में से, मैंने कोई बताया था, इलेक्ट्रॉन निकलता है, सोचो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? वो बॉडी, जैसे मान लो मेरे में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सामने वाले किसने रख लिया, तो मैं कैसा हो जाऊंगा? पॉजिटिवली चार्ज, और सामने वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। अब एक चीज़ है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस बॉडी का जो मास है वो घटेगा या बढ़ेगा, उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अपन। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के पास में 5 रोड़े हैं, 5 गोले हैं, इसके पास में ही 5, इसके पास 5 गोले हैं, इसके पास में 5 गोले हैं, इसको मैंने कहा ए, इसको मैंने कहा बी। अब इसका नेट चार्ज कितना है? 0। इसका भी नेट चार्ज कितना है? 0। अपन ऐसे मान लेते हैं इसके पास नेगेटिव चार्ज है, या अपन ये भी मान सकते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि दोनों साथ में बनते हैं, वो एक तरफ पॉजिटिव बनता है, एक तरफ नेगेटिव बनता है। तो इस बॉडी में से प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस बॉडी पर Q कितना है? नेट 0। और इसका भी Q कितना है? नेट 0। ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। अब क्या हुआ कि अगर मान लो इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूं, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी,
जिसको अपन करते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी बेटा जी, कमी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या अपन कहें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता हो जाएगी तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी भाई, नेगेटिवली, और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अभी तक क्या थी वो, क्यू कितना था, जीरो, क्यू कितना था, जीरो। अब इसको निकालने के बाद में क्यू हो गया पॉजिटिव और इसका क्यू हो गया भाई साहब नेगेटिव। अच्छा, इसकी बात करते हैं, 1 2 3 4 5, कितनी बॉल थी, 5। इसके पास कितनी थी, 5। अब इसके पास एक बॉल आ गई तो कितनी हो गई यहाँ पर, 6 बॉल हो गई। इसके पास कितनी बॉल हो गई, 4। तो किसका मास ज़्यादा होगा, 6 का या 4 का। मास हम बात करते हैं द्रव्यमान की, किसकी बात करते हैं, द्रव्यमान की, द्रव्यमान की, मास की बात करते हैं। तो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है ना, उसका द्रव्यमान कम होता है। अगर अपन ये मान लेते हैं कि एक बॉल का जो मास है वो कितना है, 1 kg है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसकी कितनी रह गई, 4। तो कितना हो गया इसका मास, 4 kg। इसमें कितना हो गया, 6 kg। तो एक बात बच्चों ध्यान रखें, जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उसका मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है उसका मास क्या होता है, कम होता है। हम बात करते हैं चार्ज की प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है, नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है। तो इसके लिए अपन करते हैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करते हैं। और ये जो प्रयोग है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये जो प्रयोग करने के बाद में समझ में आ जाएगा कि चार्ज कैसा क्रिएट होता है, कैसे तैयार होता है चार्ज, और कौन कौन से बल उस पर लगते हैं, आकर्षण का प्रतिकर्षण बल कैसे लगता है। अपन एक प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक प्रयोग करता हूँ। मैंने एक प्रयोग करने से पहले बता देता हूँ अपन क्या करने वाले हैं। अपन लेंगे गिलास की रॉड, इसको अपन घर्षण कराएंगे रेशम के कपड़े से। सिल्क क्लॉथ, कांच की रॉड। दूसरा अपन यहां पर लेते हैं एवोनाइट की रॉड, इसका जो घर्षण करवाते हैं, घर्षण ये जो अपन करवाते हैं, इसका घर्षण को करवाएंगे अपन बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल, कैट्स फर। देखो, अब मैं एक प्रयोग करने जा रहा हूँ। प्रयोग नंबर पहला, मैंने एक स्टैंड लिया। इस स्टैंड पर मैंने एक रॉड ली। किसकी रॉड ली, गिलास की रॉड। एक गिलास की रॉड ली, इसको मैंने रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा। मान लो ये रेशम का कपड़ा है, और रगड़ा इसको, और मैंने यहाँ लटका दिया। मैंने मान लिया इसके पास कौन से चार्ज आ गए बेटा जी, इसके पास चार्ज आ जाते हैं पॉजिटिव चार्ज। किसकी रॉड है, ये लिख देते हैं अपन यहाँ पर गिलास रॉड। कांच की छड़, किसकी छड़ है बेटा, कांच की छड़ है।
की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, फिर यहाँ लटका दिया। फिर दोबारा ऐसे ही करते हैं, एक कांच की छड़ और लेते हैं, उसको फिर वापस किस तरह करते हैं, रेशम कपड़े से, फिर वापस से लटका देते हैं, ये रख देते हैं। इसके पास भी कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके पास में लेकर आते हैं। बात समझ में आ रही है? कांच की रोड ली, उसको किससे रगड़ा अपने, रेशम के कपड़े से रगड़ा। रगड़ेंगे तो क्या आएंगे उसके ऊपर, आवेश आएंगे। रगड़ेंगे तो क्या आएंगे, आवेश आएंगे उसके पास। ये कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब इसको इसके पास लेकर आते हैं तो इनके बीच में यहाँ पर एक लड़ाई होती है। ये इसके पास में नहीं आ रहा, ये दूर दूर जा रहा है। देखो इस साइन बता रहा है ये कहाँ जा रहा है, दूर दूर जा रहा है। रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल। और कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पर, रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रतिकर्षित। और बल कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। क्यों हुआ, इसके पास प्लस चार्ज, इसके पास ही प्लस चार्ज। दोनों को कहाँ से लेकर आए, किससे रगड़ा बताओ आप, रेशम के कपड़े से। दोनों के लिए आके रख दिया, मैं पास में लेकर तो दूर चले जाते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ हमारे पास। कौन सा फोर्स लगा, कौन सा बल लगा, प्रतिकर्षण का। फोर्स रिपल्सन का लगा। किसकी रोड है, कांच की। ये भी किसकी रोड है, ये भी कांच की रोड है। समझ में आ गई ये बात। अपन करते हैं दूसरा एक्सपेरिमेंट। अपन ने एक रॉड ली एबोनाइट की। किसकी रॉड ली, एबोनाइट। कुछ नहीं होता, प्लास्टिक मटेरियल होता है ये। इसको बिल्ली की खाल से रगड़ा। अब दिमाग में आ रहा है रेशम कपड़ा क्या है, रेशम कपड़ा जैसे कंबल टाइप में कोई कपड़ा होता है, उसकी बात हो। बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल का मतलब होता है उसकी बिल्ली की खाल पर बाल होते हैं, उससे रगड़ते हैं। खाल को, बालों को हटा के थोड़ी खाल से रगड़ेंगे, बिल्ली की खाल से उसको रगड़ते हैं। तो एबोनाइट की छड़ को, रॉड को, एबोनाइट की रॉड को कैट्स फर, बिल्ली की खाल या छाल बोल देते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं और ये लटका दिया इसको। आपने एक बात ध्यान दी होगी, मैंने कांच की जो रॉड थी उस पर कौन सा चार्ज लेकर आया हूँ, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, इस बात को भूलना नहीं है। इसके बारे में अपन बात करेंगे अभी। दूसरी बात, जब एबोनाइट की रॉड ली, उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा और कौन सा चार्ज लेकर आए अपन यहाँ पर, माइनस। फिर दोबारा, फिर एबोनाइट की छड़ ली, फिर बिल्ली की खाल से रगड़ा, छड़ ली, रगड़ा, फिर लटका दिया। इस पर भी कौन सा चार्ज आया, माइनस। अब देखो इस पे भी माइनस है, इस पे भी माइनस है। ये क्या है, किसकी रॉड है, एबोनाइट की। लिखना पड़ेगा। यहां कौन सा फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, आप बताओ मुझे। मैंने तो बताया था भी आपको, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। फोर्स कौन सा लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। और बल लग रहा है कौन सा, प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। देखो यहाँ से आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आएगी, इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर, मैं मानता हूँ इस बात को। प्लस चार्ज इस पर आया, इस पर प्लस आया, रिपल किया, प्रतिकर्षित किया, माइनस आया, माइनस आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एबोनाइट पर आपने रगड़ा, इससे रगड़ा एबोनाइट को, तो इसमें माइनस ही क्यों आए। मैं आपको बताऊँगा, चिंता नहीं करना। कांच की रॉड को जब रगड़ा रेशम कपड़े से, तो इसके पास प्लस क्यों आए, वो भी अपन बात करेंगे। अब तीसरा और कर लेते हैं, सबसे बेहतरीन है। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड। इसमें क्या होता है, हमने कांच की रॉड ली, उसको रगड़ा रेशम कपड़े से। ये देखो, ये ऐसे। किसकी रॉड है ये रॉड किसकी है, कांच की। गिलास रॉड,
किससे रगड़ा? रेशम कपड़े से। कौन सा चार्ज आएगा बताओ आप मुझे। और मैं तो कह रहा हूँ आप अगर राजस्थान बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के साथ देखा जाए तो हमको दो बातें याद कर लेनी चाहिए कि कांच पर कौन सा चार्ज आता है रगड़ने पर? पॉजिटिव। और एबोनाइट या प्लास्टिक पर कौन सा आता है? माइनस। आपको बता रहा हूँ, अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक सीरीज़ है हमारे पास पूरी, उसमें अपन बातें करेंगे इसके बारे में। तो कांच की रॉड ली, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा तो उसके पास चार्ज आए पॉजिटिव। दूसरी मैंने एबोनाइट की ली और उसको रगड़ा बिल्ली की खाल से। एबोनाइट रॉड ली, उसको कैट फर्क के साथ में रब किया, रगड़ा, उसको यहाँ रख दिया। अब क्या होता है, इसके पास कौन चार्ज आएगा? माइनस। इसके पास प्लस, इसके पास माइनस। ये किसकी रोड है? एबोनाइट की रोड है ये। अब बताओ, एक के पास प्लस एक के पास माइनस, क्या होगा दोनों में? क्या होगा बताओ? आकर्षण। कौन सा बल रहेगा? आकर्षण बल रहेगा। दोनों क्या करेंगी? एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, दोनों एक दूसरे की ओर जाएंगी। अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा यहाँ पर, अट्रैक्ट करेंगी। तो देखो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जब हमने ग्लास की रॉड को, कांच की रॉड को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा और लटकाया इसको, तो देखा कि दोनों पर एक समान चार्ज आता है। और जब एक समान चार्ज आता है दैट मीन्स लाइक चार्जेज, एक जैसे चार्ज। अगर एक जैसे चार्ज आते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, एक होता है अनलाइक चार्ज। एक जैसे चार्ज दोनों पर आए, ध्यान रखना कौन सा फोर्स लगा? दोनों गिलास की रोड है, रिपल्सिव। कौन सा फोर्स क्या करती हैं? दोनों एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपल्सिव फोर्स लगता है, रिपल्सन फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। दूसरी बात, दोनों एबोनाइट की थी, दोनों पे चार्ज सेम आएगा, माइनस आएगा, प्रतिकर्षित करेंगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। लेकिन तीसरे वाले केस में बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। एक में कांच की रोड ली, एबोनाइट की ली, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है यहाँ से, और वो सवाल पूछना जायज़ है, मैं उसके बारे में बात करूँगा आज। कि हमारे दिमाग में आता है कि हमने इसको पॉजिटिव क्यों लिया और इसको अपने नेगेटिव क्यों लिया, ऐसा क्यों हुआ? देखो साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी बनाई। फेराडे जो है साइंटिस्ट, उसने तो इस प्लस और माइनस के ऊपर पूरी एक बुक लिखी हुई है। तो उसके बारे में अपन उस सीरीज़ के बारे में अगर बात कर लेते हैं। मैं एक बार सीरीज लिख देता हूँ आपके सामने। इसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। देखो अगर आप राजस्थान बोर्ड की और सीबीएसई की बात करें तो आपको यही पढ़ना है, गिलास की रॉड, एबोनाइट रॉड, कांच की रॉड, एबोनाइट की छड़। लेकिन अगर अपन कंपटीशन देना चाहते हैं तो कंपटीशन में एक सीरीज आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें फर। दूसरा जो है वो है आपका फिलालेन। तीसरा है सीलिंग वैक्स। फोर्थ है आपके पास गिलास रॉड। फिर है आपके पास कॉटन। फिर है आपके पास पेपर। फिर आपके पास है सिल्क। फिर ह्यूमन बॉडी।
वुड, फिर अपन पढ़ते हैं मेटल, फिर रबर, रेजिन, एम्बर, और लास्ट में पढ़ते हैं अपन एबोनाइट। अब मैं यहाँ से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको देखकर, इसको समझकर आपकी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिमाग में चल रहा होगा, मैं मानता हूँ कि कांच पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, एबोनाइट पर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, और फिर दोनों को लगाया तो अट्रैक्शन फोर्स कैसे लगा, ये तो पता है आपको। तो सबसे पहले तो सीरीज आपको दिख रही है, इसमें अगर अपन बात करते हैं ऊपर जाने पर और नीचे आने पर, अगर ऊपर जाएंगे तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, समझना बात को। इसमें से आप कोई भी तो उठा लो, क्योंकि रगड़ना तो पड़ेगा ना, रब तो करना पड़ेगा। मैंने मानो उठाया गिलास रोड, इसी एग्जांपल लेते हैं, और क्या था हमारे पास में, सिल्क क्लॉथ, चलो उठा दिया। सीरीज को याद कर लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। नंबर 4 और नंबर 7। नंबर 4 पर क्या है, गिलास रॉड, कांच की छड़, कांच की रोड हो गई, और साथ में है सिल्क क्लॉथ, रेशम का कपड़ा। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को। जब गिलास की रोड और रेशम के कपड़े को रगड़ा जाता है तो मैंने क्या कहा था, जो इस क्रम में पहले आता है, 4 पहले है 7 बाद में आया है, तो जो पहले आता है उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और उसके नीचे वाले क्रम में से इसको उठाते हैं उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस, इसके ऊपर कौन सा आया, माइनस। फेराडे ने पूरी सीरीज बनाई है एक बुक के अंदर। ये आपके दिमाग में रहो सर, प्लास्टिक एबोनाइट। देखो एबोनाइट को किसके साथ में रब किया, देखो कहाँ रब किया अपन ने, बिल्ली की खाल से, ये बिल्ली की खाल। तो एक कौन सा है हमारे पास में, 1 नंबर पहला और 1 नंबर 14। तो बताओ 14वें नंबर पे कौन सा आ जाएगा, माइनस, और 1 नंबर पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ बिल्ली की खाल पर कौन सा आया, पॉजिटिव, इस पर कौन सा आया, नेगेटिव, बिल्कुल आ रहा है। कांच की रोड पर कौन सा चार्ज आया बेटा जी, पॉजिटिव। तो सिल्क रोड पर कैसा आएगा, इस पर नेगेटिव। चार्ज हमेशा जोड़ी में बनते हैं, एक पर पॉजिटिव बनता है तो एक पर नेगेटिव बनता है। अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे मान लेते हैं अपने पास, देखो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास एक गिलास की रोड है, मान लो ये गिलास की रोड है, इसको मैंने किसके साथ रगड़ा, रेशम के कपड़े से, सिल्क क्लॉथ से रगड़ा। मान लो ये कपड़ा है कोई भी, तो मुझे बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कांच की रोड, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव। चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। इसके ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। भाई कांच के रोड को रेशम के कपड़े से जब रगड़ते हैं तो इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पता है ना क्यों। अब मान लो कि ये मेरे पास एक रोड है एबोनाइट की, इसको मैं वापस किससे रगड़ता हूं, रेशम कपड़े से। तो रेशम कपड़ा कैसा है, कहाँ है, ऊपर है, किससे, एबोनाइट से। तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम रेशम के कपड़े पर कैसा चार्ज आता है वो डिपेंड करता है उसको किससे रगड़ा जाता है। अगर मान लो उसको कांच के रोड से रगड़ेंगे तो इसके ऊपर चार्ज बेटा कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अगर इसको एबोनाइट से रगड़ेंगे तो चार्ज कौन सा आएगा, इसके ऊपर प्लस, क्योंकि इस पर कौन सा आएगा, माइनस। जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो इस पर प्लस, इस पर माइनस। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें।